अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। While discussing treatment of autism spectrum disorder, we discuss important terms. For example, reinforcement, its types and schedules, punishment and its types, then prompting, fading, shaping and chaining. तो आज की वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे और देखते हैं कि कितने MCQs हमारे सही होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ठीक है, आपको ये ना कहे कि हम सिर्फ रटे पे चल रहे हैं, बल्कि हम ये कॉन्सेप्ट सारे पहले पढ़ चुके हैं। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज़ हम एक फ़्लो में चलेंगे। MCQ 21 is a teacher claps every time a child says a new word. Over time, clapping is reduced and only full words are praised. This demonstrates shaping plus fading, chaining plus punishment, prompting plus extinction, or variable ratio. So the correct answer is shaping plus fading. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी बच्चा एक न्यू वर्ड कहता है तो टीचर उसके लिए क्लैप करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अंडर शेपिंग आता है, क्योंकि शेपिंग में हम हर स्टेप को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस क्लैपिंग को हम रिड्यूस्ड करते जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये फेडिंग है। तो शेपिंग प्लस फेडिंग इज़ द करेक्ट आंसर। 22 is a student is scolded loudly for interrupting class. This is negative punishment, positive reinforcement, or negative reinforcement. So the correct answer is positive punishment. तो पॉजिटिव पनिशमेंट में डिसरप्टिव बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए हम कोई अनप्लेजेंट चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनप्लेजेंट चीज़ क्या है? जो टीचर जो है वो स्टूडेंट को स्कोल्ड कर रहा है, तो ये एक अनप्लेजेंट चीज़ है। 23 इज़ चेकिंग फ़ोन फॉर रैंडम न्यू मैसेजेस इज़ फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, और पॉजिटिव पनिशमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज़ वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, यानी कि वो रैंडम टाइम्स में जो है वो मैसेज चेक कर रहा है। अगर वो हर 10 मिनट्स बाद चेक कर रहा होता तो वो फिक्स्ड इंटरवल होता। अब वो रैंडमली मैसेजेस चेक कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल टाइम है, इस वजह से करेक्ट आंसर वेरिएबल इंटरवल है। 24 इज़ टीचिंग अ चाइल्ड टू से वाटर बाय फर्स्ट reinforcing wa, then what, then water, then it is example of fading, shaping, chaining, or prompting. So the correct answer is B, शेपिंग। ठीक है, शेपिंग में क्या होता है कि हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे आप बच्चे को रीइंफोर्स करते हो। 25 MCQ इज़ के अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद जब हम रिफोर्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, कॉन्टीन्यूस, और फिक्स्ड इंटरवल। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, वेरिएबल रेशियो। ठीक है, कि कोई फिक्स नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कभी 2 रिस्पॉन्सेज के बाद हम लोग उसको रीइंफोर्स कर देंगे, कभी 3 के बाद, कभी 8 के बाद, इस तरह टाइम जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये वेरिएबल है और नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आ गए हैं, टाइम नहीं है, तो इस वजह से ये वेरिएबल रेशियो के अंडर आएगा। 26 MCQ is a teacher teaches tying shoelaces by first teaching the final knot step, then moving backward. This is back forward chaining, backward chaining, total task training, or fading. So the correct answer is B, backward chaining. So backward chaining में हम लोग जो लास्ट स्टेप होता है उसको फर्स्ट पे सिखाते हैं, जबकि फॉरवर्ड चेनिंग में चेन में सीक्वेंस में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको फर्स्ट पे ही सिखाते हैं। और टोटल टास्क ट्रेनिंग में क्या होता है कि पूरा टास्क जो है वो हम प्रॉम्प्टिंग से करवाते हैं। और फीडिंग में क्या है कि जो भी बच्चे को हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते जाते हैं।
27 MCQ is, which of the following is not punishment? Teacher praises student for good work. Child loses toy for misbehavior. Parent yells at child for fighting. Students gets detention for being late. So the correct answer is टीचर प्रेसिस स्टूडेंट फॉर गुड वर्क. ठीक है, ये पनिशमेंट नहीं है बल्कि ये रीइंफोर्समेंट है कि गुड वर्क पे बच्चे को रीइंफोर्स किया जा रहा है. 28 is pointing to a toy so a child picks it up is gestural prompt, physical prompt, verbal prompt और modeling. So the correct answer is जेस्चरल प्रॉम्प्ट. ठीक है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है, टॉय को पॉइंटिंग करना सिखा रहे हैं, तो ये हमारा जेस्चरल प्रॉम्प्ट होता है, यानी हम जेस्चर के थ्रू बच्चे को पॉइंटिंग सिखाते हैं. 29 इज़ रीइंफोर्समेंट आफ्टर एन एवरेज ऑफ 5 करेक्ट आंसर्स बट अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, समटाइम्स 3, समटाइम्स 7. So it comes under fixed ratio, variable ratio, fixed interval or variable interval. So the correct answer is B, variable ratio. अब इसको आपने कैसे याद रखना है कि ये रेशियो है या इंटरवल? तो जब करेक्ट आंसर यानी कि ये रिस्पॉन्सेस का पूछा जाएगा तो इट्स मीन ये रेशियो है. अब अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स है तो इट्स मीन ये वेरिएबल रेशियो है. 30 MCQ is, which is the main goal of fading? To create independence from prompts, to increase punishment, increase reinforcement or stop reinforcement completely. So the correct answer is to create independence from prompts. ठीक है, यानी बच्चे को जो हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टाइम के साथ साथ वो हेल्प हमने रिड्यूस करनी होती है ताकि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाए और हर टाइम वो उसको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत ना हो बल्कि वो ख़ुद से ही ये चीज़ें करना सीख ले. मीन्स के छोटी छोटी स्किल्स को वो प्रैक्टिकल कर सके, जैसे शर्ट पहनना, टूथब्रश करना, हैंड्स वॉश करना, उसके अलावा शू लेस करना, ये सारी चीज़ें वो सीख ले. 31 MCQ is, which of the following is an example of positive reinforcement? Child finishes homework and receives a chocolate. Teacher takes away extra homework for good behavior. A student avoids punishment by lying. A parent ignores tantrum. So the correct answer is child finishes homework and receives a chocolate. कि बच्चा जैसे ही काम ख़त्म कर लेता है उसको चॉकलेट मिलती है, तो जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ ऐड करते हैं, ऐड समथिंग प्लेजेंट, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा. 32 इज़ फॉरवर्ड चेनिंग मीन्स, अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं, टीचिंग लास्ट स्टेप फर्स्ट, teaching middle step first, teaching first step first and moving forward, and last one is teaching with shaping only. So the correct answer is C, teaching first step first and moving forward. यानी चेन में जो भी फर्स्ट टास्क होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, वो हम बच्चे को पहले सिखाएंगे. 33 MCQ is, which schedule delivers reinforcement after every correct response? Fixed ratio, continuous reinforcement, variable interval or extension. So the correct answer is continuous reinforcement. ठीक है, जब हर करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे तो हम उसको continuous reinforcement कहते हैं. ये reinforcement, टाइप्स ऑफ reinforcement, पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, schedules ऑफ reinforcement, इसमें से बहुत confusing MCQs आते हैं. 34 is, a parent claps whenever a child completes a puzzle and later reduces it to occasional praise. This represents shaping, fading, reinforcement schedules or extension. So the correct answer is B. ठीक है, यानी टाइम के साथ साथ जब हम रीइंफोर्समेंट को रिड्यूस करते रहते हैं तो वो फेडिंग होता है. 35 is, punishment in ABA यानी applied behavior analysis is defined as any consequence that decrease a behavior, giving to rewards to increase behavior, ignoring unwanted behavior or shaping a desired behavior. So the correct answer is any consequence that decreases a behavior. ठीक है, यानी जो problematic behavior होता है उसको punishment के through decrease किया जाता है. 36 MCQ is, giving praise, candy or toys after desired behavior is secondary reinforcement, primary reinforcement, positive punishment or negative punishment. So the correct answer is both A and B. ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखो तीन चीज़ों की बात हुई है, प्रेज, कैंडी और टॉय.
कैंडी हमारे पास प्राइमरी रीइंफोर्सर है, जबकि प्रेज़ और टॉयज़ हमारे पास सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल या बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडी चूँकि एक फ़ूड है, तो फ़ूड हमारी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करे, इस वजह से ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है। जबकि प्रेज़ और टॉयज़ जो है वो हम लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं। अगर एमसीक्यूज़ में कोई एक ऑप्शन आता है, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि प्रेज़ और टॉयज़ 2 सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं, तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर भी हमारा सही होगा। और अगर आप सिर्फ कैंडी पे फ़ोकस करोगे तो प्राइमरी रीइंफोर्सर हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह के जब कन्फ्यूज़िंग आंसर आ जाते हैं ना, तो फिर एग्ज़ामिनर भी आपको लिवरेज दे देता है कि आप इन दोनों में से कोई भी लगाओगे तो वो आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे चूँकि 2 सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं, तो आप सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट पे भी करेक्ट कर सकते हो। 37 MCQ is teaching our child to put on a shirt by guiding through each step. Pick shirt, put one arm, then other arm, pull down. Represents shaping, forward chaining, backward chaining और modeling. So the correct answer is फॉरवर्ड चेनिंग, ठीक है, कि हर स्टेप को हम एक सीक्वेंस में रखते हैं और फिर सीक्वेंस में जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको फर्स्ट पे करवाते हैं। तो सीक्वेंस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले शेड पिक करनी है, सेकंड स्टेप वन आर्म डालनी है, थर्ड स्टेप अदर आर्म डालनी है और फोर्थ स्टेप इज़ उसको पुल डाउन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप करवा के फिर सीक्वेंस में चलना है। 38 MCQ इज़ पनिशमेंट दैट रिमूव्स समथिंग प्लेजेंट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, positive punishment, negative reinforcement. So the correct answer is negative punishment, जिसमें हम कोई प्लेजेंट चीज़ को रिमूव करते हैं ताकि उसके नेगेटिव बिहेवियर को या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे से हम उसका फ़ेवरेट टॉय ले लेंगे क्योंकि बच्चा वो टॉय जो है वो दूसरे लोगों की तरफ फेंक रहा है। तो इस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए उससे उसका फ़ेवरेट टॉय ले लेंगे ताकि वो नेगेटिव बिहेवियर ना करे। MCQ 39 is an autistic child is taught brushing teeth by first guiding hand, then pointing, then only verbal cues, and finally independence. This includes A is prompting plus fading plus chaining, B is punishment plus extension, C is shaping plus continuous reinforcement and D is variable ratio plus backward chaining. ठीक है, तो अब 3 चीज़ें इसमें करवाई गई हैं। फर्स्ट पे क्या है कि हाथ पकड़ के उसको काम करवाना है, सेकंड में सिर्फ पॉइंट आउट करना है, थर्ड पे वर्बल क्यू देना है उसको और फोर्थ पे इंडिपेंडेंस है। तो अब आपने देखना है कि इसका कौन सा सीक्वेंस सबसे सही फिट हो रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, प्रॉम्प्टिंग, यानी पहले हम उसको हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, देन हम उसको सिर्फ वर्बल क्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो हाथ पकड़ के करवा रहे थे, अब सिर्फ हम वर्बल क्यू करवा रहे हैं, यानी हाथ पकड़ने को हमने रिड्यूस कर लिया है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, फेडिंग के अंदर। और फाइनली क्या है, इंडिपेंडेंस आ जाएगी, यानी बच्चे को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया है, ठीक है। और चेनिंग के अंडर ये इस तरह आ रहा है क्योंकि हमने एक सीक्वेंस में चीज़ें ऐड कर दी हैं। मीन्स पहले हाथ पकड़ के हेल्प आउट करना, फिर उसको पॉइंटिंग करना, फिर उसको वर्बल क्यूज़ देना और फाइनली उसको इंडिपेंडेंट कर देना, ठीक है। तो चेनिंग में हम हर टास्क को एक सीक्वेंस में रखते हैं। सो द 40 MCQs is a teacher stops nagging when a student starts doing classwork. This is an example of positive punishment, negative reinforcement, positive reinforcement or extension. So the correct answer is नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में समथिंग अनप्लेजेंट को हम रिमूव करते हैं। मीन्स बच्चे स्कूल का काम नहीं कर रहे, क्लास वर्क नहीं कर रहे, तो टीचर उनको क्रिटिसाइज़ करता है, स्कोल्ड करता है, डांटता है, तो एज अ रिज़ल्ट बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम ना करने वाला जो बिहेवियर है ना, इसको हमने रिमूव करना है, जो कि समथिंग अनप्लेजेंट है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में समथिंग अनप्लेजेंट को हम रिमूव करते हैं ताकि बच्चे से डिज़ायर्ड बिहेवियर करवाया जा सके। ऑटिज़म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।